वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी निम्मी क्वेश्चन बैंक से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं। यह CITS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने सेशन में। हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा कि नीचे दिए गए गियर में आरेख ए में दूरी ए को क्या कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए आरेख है, दिए गियर का आरेख है, इसमें दूरी ए को क्या कहेंगे। तो देखिए दूरी ए कहाँ पे है, उसको क्या हम कहेंगे। तो चित्र देखने के बाद हमें बताना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एडेंडम, बी में दिया है डिडेंडम, सी में दिया है फेस थिकनेस और डी में दिया है फेस विड्थ। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा एडेंडम, यानी जो चित्र में दिखाया गया है फिगर, ये जो है यह जो फिगर है इसमें ए जो है वह एडेंडम है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि गियरों के युग्म में युग्मित गियर के दांत के बीच क्लियरेंस की मात्रा को कहते हैं। गियरों के युग्म में युग्मित गियर के दांत के बीच क्लियरेंस की मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गैप, बी में दिया है लैंड, सी में दिया है बैकलेस और डी में दिया है फ्लैंक। तो जो गियरों के युग्म के युग्मित गियर के दांतों के बीच का जो क्लियरेंस की मात्रा होती है उसको हम बैकलेस कहते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीति का एक हिस्सा है, यानी फाइल के पार्ट्स के बारे में हमें बताना है ऑप्शन देख करके। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है हील, बी में दिया है टिप, सी में दिया हील और टिप दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हील और टिप दोनों होता है फाइल में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए औजार की पहचान करें। जो ये ड्राइंग दिख रहा है, फिगर जो दिख रहा है, इसमें देख करके बताना है कि ये क्या है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया, फाइल, बी में दिया है छेनी चीजल, सी में माइक्रोमीटर और डी में स्क्राइबर। तो यह साफ साफ दिख रहा है कि यह एक फाइल है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार है, यानी कटिंग टूल हमें बताना है। कटिंग टूल कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया स्टील टूल, बी में दिया है गुनिया ट्राई स्क्वायर, सी में दिया है चीजल और डी में दिया माइक्रोमीटर। तो चीजल जो है यह एक कटिंग टूल है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड जो है वह कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। हेक्सा ब्लेड को कैसे निर्दिष्ट करेंगे, हेक्सा ब्लेड के बारे में हमें निर्दिष्ट करना है। स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हमने अच्छे से वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। हेक्सा ब्लेड से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे, टेक्निकल स्किल एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाई लेंथ, लंबाई के द्वारा, बी में दिया है पिच और सी में दिया है सामग्री के प्रकार द्वारा और डी में दिया है ये सभी। तो जो हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड के लिए ये सभी यूज किया जाता है, उसके क्लासिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन में सॉरी, सब ये यूज होता है। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के सामग्री के लिए छेनी को नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है। किस प्रकार के सामग्री के लिए चीजल के नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है। देखिए इंग्लिश में इसको समझेंगे आप कि फॉर विच टाइप्स ऑफ मेटेरियल शार्प पॉइंट एंगल इज गिवन टू चीजल, यानी चीजल में जो है वह शार्प पॉइंट दिया जाता है। तो यह किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कठोर सामग्री हार्ड मटेरियल, बी में दिया है भंगुर ब्रिटल मटेरियल, सी में दिया है मुलायम सॉफ्ट मटेरियल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो 7 है इसमें जो होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए इस प्रकार के नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है मृदु इस्पात के लिए छेनी के कटिंग एंगल का मान कितना होता है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के चीजल के लिए हमें बताना है कटिंग एंगल। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है 30 डिग्री, बी में दिया है 45, सी में दिया है 55 और डी में दिया है 22। तो ये जो हो जाएगा
माइल्ड स्टील के लिए कटिंग एंगल की बात करें तो ये 55 होता है, ठीक है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दर्शाए गए ड्रिल मशीन की पहचान करें। तो देखिए हमारे पास एक ड्रिल मशीन का फिगर दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, और इससे इसको देख करके बताना है कि ये कौन सा ड्रिल मशीन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिए पिलर टाइप ड्रिल मशीन, बी में दिए हैंड ड्रिल मशीन, सी में दिया रेडियल ड्रिल मशीन, और डी में दी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है पिलर टाइप ड्रिल मशीन है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिल होल्डिंग उपकरण है। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के बारे में हमें बताना है कि कौन सा ये ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है। इससे संबंधित भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, ड्रिल से संबंधित ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के बारे में भी बताया हुआ है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल में विजिट करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगा जिसमें ड्रिल होल्डिंग डिवाइस करके हेडिंग होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में देखते हैं कि ड्रिल होल्डिंग डिवाइस क्या क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। पहला है हेड स्टॉक, ए में दिया हेड स्टॉक, बी में दिया है ड्रिल चक, सी में दिया है वर्क टेबल, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिल चक, यानी यह एक ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है। चक के बारे में हमने बताया हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th नंबर के, निम्नलिखित में से कौन टूटे हुए टैप को हटाने की एक विधि है। मतलब टैप और डाई से संबंधित वीडियो हमने बनाए हुए हैं। तो ये देखिए टूटे हुए टैप को हटाने के लिए क्या हम उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंच का प्रयोग करेंगे, बी में दिया है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, सी में दिया है आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे, और डी में दिया ये सभी। आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्क वेल्डिंग के द्वारा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। कोई भी थ्रेड होता है उसके पिच की जांच करने के लिए हम किस प्रकार के गेज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है रिंग गेज, बी में दिया है प्लग गेज, सी में दिया है स्टैंडर्ड वायर गेज, और डी में दिया स्क्रू पिच गेज। तो जो है स्क्रू पिच गेज के द्वारा थ्रेड हमें मेजर करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू पिच गेज, जिसके द्वारा हम थ्रेड के पिच की जांच करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर क्वेश्चन 13, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है रैखिक, बी में दिया है वर्नियर, सी में दिया है स्क्रू एंड नट, और डी में दिया है गियर। तो जो माइक्रोमीटर होता है वह स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे कार्य करता है, नट और बोल्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांठदार ढलवा लोहा का दूसरा नाम है। यानी देखिए जो है कास्ट आयरन का दूसरा नाम क्या है। नोड्यूलर कास्ट आयरन का दूसरा नाम हमें बताना है। देखिए थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना होगा हमें। ऑप्शन ए में दिया है तन्य ढलवा लोहा, बी में दिया है धूसर ढलवा लोहा ग्रे कास्ट आयरन, सी में दिया है सफ़ेद ढलवा लोहा, और डी में दिया है येलो कास्ट आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डक्टल कास्ट आयरन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कार्बन इस्पात में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है। यानी कार्बन की सबसे कम मात्रा किस में होती है, किस इस्पात में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है। ऑप्शन ए में दिया है हाई कार्बन स्टील, बी में दिया है मृदुल स्टील, सी में दिया है मध्य कार्बन स्टील, और डी में दिया है उच्च गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील। तो कार्बन की मात्रा की बात करें तो सबसे जो कार्बन की मात्रा कम प्रतिशत जो होता है ये माइल्ड स्टील में होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी, माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कम होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ऑयल तेल, बी में दिया है वाटर जल, सी में दिया एयर वायु, और डी में दिया ब्राइन। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन,
17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया एनेलिंगिंग, बी में दिया हार्डनिंग, सी में दिया टेपरिंग और डी में दिया नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन की आकृति में दर्शाए गए फोर्जिंग उपकरण की पहचान करें। यह जो एक फोर्जिंग उपकरण है, यह कौन सा फोर्जिंग उपकरण है, यह हमें देख करके बताना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है एनविल, बी में दिया स्विच ब्लॉक, सी में दिया फ्लैटर और डी में दिया है चक। तो हमें ये देख करके बताना है कि यह एक कौन सा फोर्जिंग टूल है। तो इसका नाम हमें मालूम है, ये फ्लैटर है। ठीक है, इसका यूज़ फोर्जिंग शॉप में करते हैं, फ्लैटर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्लिंग सामान्यतः खाली स्थान स्पिंडल गति पर की जाती है। स्पिंडल स्पीड जो हमें बताना है कि नर्लिंग करते समय स्पिंडल का स्पीड कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। नर्लिंग जो ऑपरेशन है, नर्लिंग ऑपरेशन यानी ये ग्रिपिंग के लिए होता है और जॉब भी अच्छा दिखता है। जॉब के बाहरी सतह पे वो खांचे बनाए जाते हैं नर्लिंग टूल के द्वारा। तो देखिए उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन 19 नंबर में कि नर्लिंग सामान्यतः जो करते हैं उसमें स्पिंडल का स्पीड क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है अधिक होता है, बी में दिया है वेरी, ऑप्शन ए में दिया है बहुत अधिक होता है, बी में दिया है अधिक होता है, सी में दिया है धीमी और डी में दिया है शून्य होता है। तो नॉर्लिंग ऑपरेशन जो होता है वह करने के लिए स्पिंडल का स्पीड जो होता है वह धीमे होता है, अर्थात स्लो मोशन में करने पे नर्लिंग अच्छी बनती है। फिर चलते इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर। फोर्जिंग प्रचालन का नाम बताएं जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। यानी वैसे फोर्जिंग के बारे में हमें बताना है, फोर्जिंग ऑपरेशन के बारे में जिसमें क्या होता है कि स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है। ड्राइंग आउट, बी में दिया है ऑफसेट, सी में दिया है बेंडिंग और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है यह ऑपरेशन करने से क्या होता है कि ऑफसेट विधि के द्वारा ये किया जाता है, जिसमें स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम हो जाती है। तो इस प्रकार के ऑपरेशन को हम फोर्जिंग में ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेटिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि CITS एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में मिलेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।